Dilbar labiyo Loş taşıdavos Yavos Vandıyorsan Yar svanito Har rotun Yar svanito Har rotun Char karajundo Dina Zina Bhavas Navas Vandıyosar आदाब, आप देख रहे हैं आवाज़ द वॉइस और मैं हूं नज़ीर गनाई। कश्मीर के म्यूज़िक लैंडस्केप की अगर बात करें तो कुछ ऐसे नाम हैं जिनको लेना बहुत ज़रूरी है, और आज जिस शख्सियत से हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं, इनका घराना और इनकी लेगेसी बहुत पुरानी है। ही इज़ अभय रुस्तम सोपोरी। ये पंडित भजन सोपोरी के लड़के हैं और एक मायानाज संतूर प्लेयर है। अभय, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी जो वाबस्तगी है, आपका जो बेस है वो कश्मीर है, और आप जो इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, when you talk about Kashmir, when you have to think about Kashmir, it is santoor or the sound of santoor or the sound of rabab that takes you back to the mountains, and they give you that feel, the essence of that place. आपने ये जर्नी कब से स्टार्ट की? क्योंकि आपकी वाबस्तगी उस ख़ानदान से से रही कि जहाँ पे पंडित शंभूनाथ सोपोरी जैसे जो उस्ताद थे वो थे, और फिर आपने अपने वालिद साहब से, पंडित भजन सोपोरी से भी जो है तरबियत ले ली। लेकिन हमारे नाजरीन को अपनी जर्नी के बारे में, कैसे आपने स्टार्ट किया, संतूर के साथ आपकी क्या वाबस्तगी रही, कैसे बताएंगे? पहले तो मुझे इस प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया नज़ीर साहब। आपका ये जो प्रोग्राम है ये सिर्फ एक इंडिविजुअल तक नहीं रहता, मैंने देखा भी है, ये हमारे कल्चर के रूट्स तक चला जाता है। ये बहुत ज़रूरी है हमारे आजकल के समय में, ख़ास तौर पे अगर हम यूथ की बात करें। मेरी शुरुआत जैसे एक ट्रेडिशनल म्यूज़िकल फैमिली में होती है, गुरु शिष्य परंपरा, वैसे ही हुई। सोपोरी सूफियाना घराना जो हमारा है ये 300 साल से ज़्यादा इसकी हेरिटेज है, और एक के बाद एक मास्टर म्यूजिशियंस उन्होंने कैसे सूफियाना रखा, शैविज़म परंपरा, सूफ़ी परंपरा। एक ब्यूटीफुल एस्पेक्ट रहा है कि हमारे यहाँ संस्कृत की कंपोजिशंस, पर्शियन कंपोजिशंस, उर्दू, कश्मीरी, ये सारे मिक्स होके सोपोरी सूफियाना घराना बनता है। बचपन से ही दादाजी ने सबसे पहले मुझे गाना सिखाया कि पहले गले में होगा फिर हर जगह आएगा। गाने के बाद मैंने सितार सीखा, क्योंकि वो खुद सितार बजाते थे। और वो मुझे पहले गा के बता के कहते थे अब इसको सितार पे उतारो, फिर बाद में आके मेरे साथ सितार पे वो उसको करेक्ट करते थे। अच्छा। फिर संतूर पे वो चीज आती थी, क्योंकि हम जो गाते हैं इंस्ट्रूमेंट वाइज उसको सितार पे अंडरस्टैंड करना इजियर है, और संतूर पे उसको क्रिएट करना वो मुश्किल पड़ता है। तो अगर आपको सितार समझ में आता है या कोई भी इंस्ट्रूमेंट, सितार, सरोद, लेकिन क्योंकि हमारी परंपरा में सितार है तो संतूर बहुत आसान हो जाता है। अच्छा। कैसे वो जो सुरों का लगाव है उसको कैसे क्रिएट करना है, यानी जो मेरा शैली है सोपोरी बाज, जो पापा की शैली है, उसमें गायकी अंग जो वोकल सिस्टम है और तंत्रकारी अंग जो इंस्ट्रूमेंटल सिस्टम है वो कैसे मिक्स होके, कंबाइन होके संतूर पे कैसे आएगा। अगर ध्रुपद है तो कैसे बजेगा, ख्याल है तो कैसे बजेगा, अगर मैं हमारे कश्मीरी सूफियाना का कुछ रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ वो कैसे बजेगा, ये सारी चीज़ें। और सबसे बड़ी बात मुझे ये लगती है कि मेरा इंटरेस्ट था, और ऊपर वाले के ब्लेसिंग से मैं अपने इंटरेस्ट को अपना कैरियर बना सका। तो इंसान कंट्रीब्यूट कर पाता है। आपके इस सफ़र में जो आपको देखने वाले हैं, आपके इस सफ़र में आपने बीच में एक ये भी स्टार्ट किया कि आप वर्क करें, आप कंट्रीब्यूट करें टुवर्ड्स द स्कॉलरली पार्ट ऑफ इट, जो सूफियाना है यहाँ का। तो जो आपको देखने वाले हैं, सूफियाना आपको कैसे उनको समझाएंगे कि जो कश्मीरी सूफियाना है वो कैसे डिफरेंट है देन द
इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, और क्या उसमें सिमिलरिटीज हैं? एक बेसिक कॉन्सेप्ट सेम है। हमारा आलाप है इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में। हाँ, उसके बाद फिर हम से बंदिशों पे चले जाते हैं। हमारे स्थाई है, अंतरा है। हाँ, यहाँ पे हमारी शक्ल है जिसको हम आलाप कह सकते हैं। फिर हमारी जमीन है जिसको हम स्थाई कह सकते हैं। फिर अंतरा आ जाता है। ठीक है। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। ताले मोर और कॉन्सेप्ट एक है, एक ही है। 16 मात्रे का, 12 मात्रे का। उसके बाद लय का काम कहीं कहीं एक जैसा मेल भी खाता है, इंटरप्रिटेशन अलग है। हाँ, उसके बाद जबान अलग है। सूफियाना में जो यहाँ की खूबसूरती है, उसकी सबसे अच्छी चीज़ ये है कि स्टेप बाय स्टेप जो ये डेवलप हुआ है, कि शक्ल अगर हम दिखा रहे हैं यहाँ पे कम है, 1-2 मिनट। हाँ, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में आलाप 40 मिनट जा सकता है, बिल्कुल। लेकिन वो 1-2 मिनट में उस मकाम की पूरी जो शक्ल दिखती है वो आ जाती है। और उसके बाद जो हमारा ठय लय है, यानी जिसे हम विलंबित कहते हैं, यहाँ पे जो हमारा वो सिस्टम है, लंगर जो हम कहते हैं, तो वो विलंबित अपने आप में बहुत डिफरेंट है कंपेयर टू वहाँ पे। यहाँ पे जब चाहे वो पहले वसूल बजता था या फिर दुकरा आ गया या अब तबला भी है, वो सॉर्ट ऑफ लपेट में चलता है। हाँ, ये सिस्टम ध्रुपद में है, तो वो सिर्फ महज ताल नहीं देता है, वो मिल के आता है। मिल के आता है। तो कई लोगों को तो शायद समझ में भी ना है हो क्या रहा है, इतना एडवांस सिस्टम है। उसके बाद बंदिशें हैं, यहाँ पे हमारे तिलाने हैं, तराने जिनको बोलते हैं, वो भी बहुत खूबसूरत है। मैंने अपनी शैली में अपने बजाने के उसमें ये किया, जो हमारे पुराने पारंपरिक हमारे तराने वगैरह थे, कुछ कंपोजिशंस थी, चाहे पर्शियन में थी, उर्दू में थी, मैंने उनको इंडियन क्लासिकल में डाल दिया। अच्छा। और मैं उसको अनाउंस करता हूँ कि ये मेरे सूफियाना परंपरा से है और इसको अब मैंने राग में डाला हुआ है, मकाम से निकाल के राग में डाला हुआ है। बहुत खूबसूरत कंपोजिशंस लगती हैं, क्योंकि वो जेल है तो वो मर्ज हो जाता है। और बहुत सारे मकाम हैं, जैसे मकाम है जिंजोटी, जोग, आसावरी, ये सारे तो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। इससे एक चीज समझ में आती है, हमारा जो म्यूजिक है, कश्मीरी म्यूजिक, ये इतना पुराना है और बहुत सारी जड़ें जो अक्रॉस द कंट्री हैं वो यहाँ से निकली है। और उनका ओरिजिन यहाँ से निकला है, कश्मीर है। अच्छा, तो ओरिजिन की बात जब करें तो बहुत ऐसा डिस्कशन होता है कि संतूर जो एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके साथ आपका, आई थिंक विच इज़ योर फर्स्ट लव, तो इसका ओरिजिन कश्मीर से है या नहीं है, ये कश्मीर में कब से बजाया जा रहा है? तो जस्ट फॉर द रिकॉर्ड, आपको क्या लगता है कश्मीर और संतूर की कितनी पुरानी रिलेशनशिप है? कश्मीर और संतूर मिनिमम 5 से 7 हजार साल पुराना है और रूट्स उसके कश्मीर हैं। जो लोग कहते हैं कि जिस वक्त हमारे यहाँ पे मान लीजिए पर्शियन इन्फ्लुएंस आया और संतूर पर्शियन म्यूजिक से यहाँ लाया गया, हम बात कर रहे हैं 14th सेंचुरी की। और नीलमत पुराना में हमें इस साज की रेफरेंस मिलती है, जो इसका पुराना नाम है शततंत्री वीणा। जितने भी इस फैमिली के साज हैं, चाहे हैमर डल्सिमर फैमिली को हम अगर पुट कर लें, यानी उसमें यूरोपियन डल्सिमर आता है, अमेरिकन हैमर डल्सिमर आता है, चाइनीज येंचिन आता है, ईरान का संतूर आता है, संतूरी है ग्रीस वगैरह इन सब जगहों पे, सिम्बलम है। सिर्फ संतूर ही वो साज है जिसमें 100 तारे हैं। और 100 तारे इसमें क्यों हैं, इसका आंसर हमें शैविज्म में मिलता है। तो ये साज, शैविज्म, सूफीइज्म हमारे कश्मीर से इतना जुड़ा हुआ है। और जो चीज हमारे पास, जिसकी रेफरेंस हमें वेदास में मिलती है, यानी हम कम से कम 8000 साल पुरानी बात कर रहे हैं, वो हमें 14th सेंचुरी में क्यों दूसरी जगह से चाहिए? बिल्कुल, वो बहुत खूबसूरत है। मुझे पर्शियन म्यूजिक बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हमारा जो आइडेंटिटी है, जो हमारा एक इंडिजीनियस कल्चर है,
वो एकदम डिफरेंट है। हम ये पीछे पहाड़ है, वहाँ का कल्चर नहीं लेके आए, हम पहाड़ी कल्चर नहीं लाए, हम गुजरी कल्चर नहीं लाए, हम ऑल द वे पर्शियन कल्चर कहाँ लेते हैं। हम बीमार हो जाते हैं तो कहते हैं कि बाहर से आया था, वो आउटसाइड कश्मीर से खाना आया था तो उसकी वजह से बीमार हो गए। कश्मीरी अपने कल्चर में इतना इन्वॉल्व है, इतना उसके अंदर रूट के अंदर बसा हुआ है, वो बाहर का कल्चर नहीं लेता। हम आज भी साग के साथ महीनों महीनों डेली खाना खा सकते हैं। ये कश्मीरी सोच है। हमें अपना कल्चर, हमें अपनी विरासत, जो हमारा विरसा है वो इतना प्यारा है और ये जेनेटिक है। हो सकता है कि 10 लोगों को कल्चर के बारे में 10 चीजें ना पता हो, जेनेटिकली अंदर है। लेकिन अभी ऐसी सिचुएशन है कि चूंकि आप कश्मीर बार बार आते हैं, अभी आपकी जो रिहाइश है वो दिल्ली में है, और जब इंसान अपनी रियासत से कहीं दूर चला जाता है और वहाँ की शैलियाँ है, वहाँ का जो म्यूज़िक है, वहाँ का जो इन्वायरमेंट है, उसमें सिमट जाता है, फिर देखता है कि आप मुझे क्या और ऐड करने की ज़रूरत है। तो हमने देखा कि बहुत कम लोग हैं जो संतूर के साथ अभी वाबस्तगी रखते हैं। हाँ, बहुत सारे ऐसे घराने हैं जिनके बेटे अब या जिनके बच्चे अब इसमें नहीं आ रहे हैं, तो इट इज़ नॉट अ हेल्दी साइन। So you also perform, you also get your feedback on the ground. How do you see this should be propagated, maybe officially, unofficially, या घराना भी उसमें क्या कर सकते हैं? देखिए, हमारे कश्मीर के कई घराने रहे, थोड़ा सा नामों में बदलाव भी हुआ, लेकिन अगर हम परंपराओं की बात करें, ट्रेडिशंस की बात करें, उसमें जो हमारे साज नवाज साहब की फैमिली है, यानी रमजान जू घराना, वो आ जाता है। मैं सोपोरी सूफियाना घराने को छोड़ के बाकी जो सिर्फ सूफियाना म्यूजिक में रहे उनकी बात कर रहा हूँ। हमारे कमाल भट्ट साहब हो गए, उनकी परंपरा है, सैतारी साहब हैं, कालीन बफ साहब हैं, कुछ इंडिविजुअल्स भी रहे जिनकी परंपराएं आगे नहीं चली, वो भी रहे हैं, तिब्बत बकाल साहब। तो सब ने अपने अपने लेवल पे कंट्रीब्यूट किया। जहां हम मेजरली लैक कर गए, दैट वाज शेयरिंग। और उसमें मैं ये फील करता हूं कि आज की जनरेशन जिस तरीके से थोड़ा बहुत एफर्ट्स कर रही है सिखाने के लिए, अगर ये पीछे से चलते हुए आया होता, वो उनकी अपनी एक सोच थी कि अगर ये सिस्टम से नहीं है, यानी सूफी परंपरा से नहीं है, संगीत की परंपरा से नहीं है, तो ये इसकी बारीकियां ही नहीं समझेंगे, जो काफी हद तक सही भी है। लेकिन उसके चलते हो ये गया, लोगों ने सीखना कम किया, शेयरिंग कम थी, प्रोपगेशन पे उसका फर्क पड़ता है। दूसरा, आज का यूथ जो है वो सबसे पहले ये सवाल पूछता है कि मेरा ब्रेड एंड बटर इस फील्ड से क्या निकलने क्या वाला हो है। सकता है? सूफियाना अनफॉर्चुनेटली एक ऐसे स्टेज से गुजर रहा है जहां पे एक के बाद एक परंपराएं खत्म हो रही हैं। एक आर्टिस्ट हमारे गुजर जाते हैं, अगली जनरेशन ले नहीं रही है, और हमने रिसेंटली भी ये देखा कश्मीरी सूफियाना म्यूजिक में। मुझे सूफियाना म्यूजिक का फ्यूचर अनफॉर्चुनेटली बहुत डार्क दिख रहा है। साज का नहीं, संतूर का नहीं, हमारे सूफियाना म्यूजिक का ये बहुत सिमटता चला जा रहा है। गवर्नमेंट लेवल पे एक बहुत मेजर पॉलिसी मैटर है जिसको एड्रेस करना होगा। अभी भी थोड़ा सा समय है, अगर हुआ तो हुआ, नहीं तो मैं पहले भी बोला था, सूफियाना म्यूजिक हमें किताबों में ही मिलेगा। जैसे हम आज बात करते हैं कि पहले ऐसे ऐसे साज होते थे और वो सिर्फ किताबों में है, फोटोज तक नहीं है, बस वही मिलेगा, सूफियाना म्यूजिक होता था। अगर हम काम सिर्फ इसलिए करते रहेंगे क्योंकि हमें किताबें भरनी है, वो चाहे इंडिविजुअल लेवल पे हो, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे हो या गवर्नमेंट लेवल पे हो, क्योंकि मैं बहुत सारी चीजों में फील करता हूँ कि इतने डिकेड्स में ये चीजें मिस हुई। अब उस्ताद साज नवाज साहब के गुजरने से पहले उनको जो हमें आर्काइव्स करना चाहिए था, डॉक्यूमेंटेशन करनी चाहिए थी, हम बहुत हद तक मिस कर गए। अब मैं उसमें कुछ एफर्ट्स अपने लेवल पे तो सर्टेनली कर ही रहा हूँ, और बहुत सारी चीज़ों को मैं करूँगा, लेकिन जो खजाना मिस हो गया वो मिस हो गया। इतने सारे मकाम, अनगिनत मकाम हमारे,
उनमें से आज जो बजा रहे हैं वो कितने, शायद 25 से 30 मकाम होंगे। तो बहुत सारे मकाम्स तो हम ऑलरेडी लूज कर गए। अब ये बहुत बड़ा एक झटका है हमारे हजारों साल पुराने कल्चर को। सही बात है। क्योंकि जिस वक्त, जैसे मैंने आपको बताया, क्या रीजन है कि हमारे पास मकाम झंझोटी है और इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में राग झंझोटी है। शारंगदेव कश्मीर के थे, यानी कोई ऐसी चीज है जो कश्मीर से बाहर गई है, जिसपे फर्दर रिसर्च वर्क भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज हम स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी विरासत को बचाने के लिए। ये तो हो गया सूफियाना का एस्पेक्ट। संतूर में आजकल के जो हमारे बच्चे हैं वो थोड़ा सा फिल्मी और ज्यादा चले गए हैं। अच्छा, बुराई कोई नहीं है, बहुत अच्छा है। इतना खूबसूरत म्यूजिक है हमारा बॉलीवुड का, उसको क्यों ना बजाया जाए। लेकिन आप रूट्स नहीं सीख रहे हैं, आप अपनी बुनियाद नहीं बना रहे हैं। आप रेत के ढेर पे बिल्डिंग बना रहे हैं, एक वेव के साथ, एक हवा के साथ वो नीचे गिर सकता है। तो बच्चों को चाहिए वो सीखे। ले लीजिए। शुक्रिया। बच्चों को चाहिए ढंग से सीखें जो कश्मीर में है, क्योंकि बाहर के बच्चे बहुत अच्छे से सीख रहे हैं। पापा के डिसाइपल्स जो अब मुझसे सीख रहे हैं, जो नए डिसाइपल्स अभी आए हैं, चाइना में एक बहुत अच्छा संतूर प्ले कर रही है। वहाँ पे वो डलसिमर प्लेयर भी है और संतूर बहुत अच्छा बजा रही है। अभी जब हमने 22 जून को, जो पापा का बर्थडे पड़ता है, उसे वर्ल्ड संतूर डे डिक्लेयर किया, तो उसमें उसने परफॉर्म किया। लोगों ने इतना अप्रिशिएट किया। एक स्टूडेंट है, वो अर्जेंटीना में है, वो बहुत अच्छा बजा रहा है। दिल्ली में बहुत सारे, इंडिया में है, उड़ीसा में है, दिल्ली में है, उज्जैन में है, इसके अलावा अमेरिका में है, यूरोप में है। तो बाहर इतने बच्चे सीख रहे हैं, बड़े सीख रहे हैं, स्वीडन में है। तो हमारे कश्मीर में भी बच्चों को चाहिए प्रॉपरली सीखे। अब इस टाइम पे हमारा सबसे बड़ा कंसर्न है कि संतूर, जैसे पापा ने बहुत एफर्ट्स करके दिल्ली यूनिवर्सिटी में संतूर ग्रेजुएशन, मास्टर्स और पहला बैच पीएचडी का निकलने वाला है, जिनकी पूरी एजुकेशन जो है वो संतूर में रही है। क्या बात है। यानी संतूर के पहले जो प्रोफेसर्स होंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर्स, वो निकलेंगे अब। तो ये बहुत बड़ी बात है। हमें कश्मीर में भी इसको करना पड़ेगा। संतूर हमारे पास कश्मीर यूनिवर्सिटी में है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसको थोड़ा सा प्रॉपरली लिया जाए। सूफियाना वहाँ पे सिखाया जा रहा है, लेकिन वो ग्रेजुएशन लेवल पे है। सूफियाना तो तब भी ठीक ठाक है क्योंकि शबीर जी सिखा रहे हैं, लेकिन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को लेके हमें सोचना पड़ेगा। लेकिन व्हाट नेक्स्ट? जब ये बच्चे यहाँ से बाहर निकलेंगे तो इनका एडमिशन नहीं हो सकता है। तो वो जो उस क्वालिटी तक पहुंचना है, तो उसके लिए बहुत सारे एफर्ट्स करने पड़ेंगे। मुझे खुशी इस चीज़ की है कि एडमिनिस्ट्रेशन में इस टाइम पे कुछ लोग हैं जो इस चीज़ को समझ रहे हैं, थोड़े सेंसिटिव हैं, तो ये चीज़ें हो पा रही हैं। जैसे अभी MAM कॉलेज में, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज, वुमेंस कॉलेज में, MA रोड पे, वहाँ पे मास्टर्स फाइनली इंट्रोड्यूस हुआ वोकल के लिए। अब ये बहुत लंबी जर्नी है। कहाँ दादाजी ने 1950 के आसपास यहाँ पे म्यूजिक शुरू करवाया था, फिर धीरे धीरे फिर उन्होंने बीच में कालीन बफ साहब को वहाँ पे रखवाया, और वो वहाँ पे लड़कियां सीख रही थी। जो पहली बार हुआ कि लड़कियां इस तरीके से प्रॉपरली सीख रही थी। हमें इस तरीके के वर्क्स को लागू करना है ताकि बच्चे सीखें। यानी हम बच्चों को ब्लेम नहीं कर सकते कि आप सीख नहीं रहे, हमें एवेन्यूज भी तो क्रिएट करने हैं कि वो सीखें। अच्छा, अभी आपने कुछ एक्सपेरिमेंट्स ये भी किए। यू आल्सो कंडक्टेड फ्यू ऑर्केस्ट्रास हियर व्हिच वर पॉपुलरली टेकन इन द सोसाइटी आल्सो, एंड देन कुछ बॉलीवुड में भी आपने काम किया। जैसे कि अगर आप देखें, आपका जो गाना दिलबर, वो बहुत मकबूल आम रहा। तो आपका उस म्यूजिक के साथ कैसी वाबस्तगी रही, और क्या आप चाहते हैं कि आगे भी आप वो करते रहें? देखिए, ऑर्केस्ट्रेशन, कंपोजिशन दोनों मैंने पापा से ही सीखा, जैसे संतूर। और
ऑर्केस्ट्रेशन की बात की जाए तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब मुझे दिल, मतलब एक होता है कि कोई चीज़ आपके दिल के बड़े करीब होती है, वो मुझे ऑर्केस्ट्रेशन लगती है। जिस वक्त आपके सामने स्कोर शीट होता है और आपको वो पूरी लाइंस भरनी है कि वायलिन पे क्या आएगा, ब्रास पे क्या आएगा, विंड पे क्या आएगा, हमारे कश्मीर का क्या आएगा, तो मुझे वो कंपोज करना और अरेंज करना बहुत अच्छा लगता है। वो एक ऐसी चीज है जिसमें फंड्स चाहिए वो डिमांड करता है। जिस वक्त आपके पास इतने म्यूजिशियंस हो, उनका रिहर्सल हो, इट्स अ ह्यूज बजट। तो वो बजट मांगता है। हमारे यहाँ पे हो नहीं पाता है वो इतना। तभी मेरे ऑर्केस्ट्रेशन, हालांकि मुझे इतना पसंद है, होते कम है, रेगुलरली इतना ज्यादा हो नहीं पाता है। तो लेकिन मेरी कोशिश एक रहती है, जैसे जब हम लोगों ने शालीमार में प्रोग्राम किया, या उसके अलावा दिल्ली में भी हुआ, पूना में भी हुआ, और कई जगह पे मैंने ऑर्केस्ट्रेशंस की। मैंने 2003 में अपना पहला ऑर्केस्ट्रा कंडक्ट किया था, कंपोज कंडक्ट किया था। ये आईसीसीआर का फंक्शन था, दिल्ली के कामानी ऑडिटोरियम में हुआ था। फिर 2004 में, 5 में ये हुआ। पहले 25 के करीब म्यूजिशियंस थे, फिर 45 के करीब हुए, फिर 75 के करीब हुए। जो जुबिन मेहता साहब के साथ यहाँ पे हुआ था, बवेरियन स्टेट ऑर्केस्ट्रा के साथ, उसमें 100+ म्यूजिशियंस थे। उस पूरे ऑर्केस्ट्रा में आप देखेंगे कश्मीर अपनी जगह खड़ा रहा। यानी उस कंपोजिशन में मैंने यहाँ का फ्लेवर लिया, ऑर्केस्ट्रेशन अपने पूरी जबरदस्त चल रही थी, लेकिन कहीं पे भी कश्मीर डिस्टर्ब नहीं हुआ। बिल्कुल। और अगर मैं फ्यूजन वर्क भी करता हूँ, मैं इसमें ये पॉइंट ऐड करूंगा कंपोजिशंस पे आने से पहले, कि अगर मैं फ्यूजन वर्क भी करता हूँ, मैंने फोक का भी फ्यूजन किया, जिसमें कि मैंने थोड़ा बेस यूज किया, और मटके को एक डिफरेंट एंगल से वो मैंने खुद ही बजाया। हाफिज साहब की रिकॉर्डिंग थी, और ये सारेगामा और सामापा के कोलैबोरेशन में रिकॉर्ड हुआ था, 2005 में शायद हुआ था। बहुत हल्का सा एक उसमें मॉडर्न एलिमेंट मैंने डाला था कि फोक डिस्टर्ब ना हो, उसका रूट डिस्टर्ब ना हो। सबको बहुत अच्छा लगा, विद द ग्रेस ऑफ गॉड। मैंने सूफियाना में भी फ्यूजन किया, और जिस टाइम पे तिब्बत बकाल साहब का ग्रैंडसन पापा से सीख रहा था, तो मैंने उनकी कुछ रिकॉर्डिंग्स मंगवाई, और उनको थोड़ा क्लीन वगैरह करने के बाद मैंने उसमें हल्का सा एक्सपेरिमेंटेशन किया, और सबको अच्छा लगा। यानी जिस टाइम पे कोई आपको रोकता नहीं है मॉडर्न स्टफ करने से, लेकिन अगर आप अपने रूट्स को डिस्टर्ब करें तो ऑब्जेक्शंस होती हैं। मैंने क्लासिकल म्यूजिक में जब फ्यूजन किया, तो मेरे दादाजी ट्रेडिशनलिस्ट, तो मैंने जो हमारे उस टाइम पे कुछ बुजुर्ग म्यूजिशियंस थे उनको सुनाया, जैसे डागर साहब, असद अली खान साहब, और विदुषी शन्नु खुराना जी, मेरे ग्रैंडफादर। तो सब ने कहा इतना चलेगा। यानी उनको लगा कि ठीक है, यूथ को अच्छा लग रहा है, तो क्यों नहीं, डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। मैं अपनी कंपोजिशंस में, बॉलीवुड में भी यही मैंने किया है। फॉर्चुनेटली मुझे कश्मीर ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स काफ़ी मिले। जब मैंने शिकारा किया, तो मुझे विदु विनोद चोपड़ा जी ने खुली छूट दी कि मैं कश्मीर को जितना एक्सप्लोर करना चाहूँ कर सकता हूँ। तो पीछे पूरा ऑर्केस्ट्रा चल रहा है, लेकिन अगर दिलबर लगियों को आप देखेंगे कि वो तो पूरा कश्मीर कहाँ हिल रहा है, उसमें बिल्कुल नहीं हिल रहा, वो कश्मीरी है वो। सही बात। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि जो भी काम हम करें। मुनीर साहब ने बहुत उम्दा गाया है। मुनीर साहब का मास्टरपीस है वो। सही बात है। वो उन्होंने इतना अच्छा गाया है कि जो आपने बताया। And interestingly, how used रबाब very beautifully. जी, रबाब उसमें हमारे अब रहे नहीं, उनको जन्नत नसीब हो, मजीद साहब, उन्होंने वो बजाया। ऐसा रबाब वो ही बजा सकते थे, और वो जब भी कोई ऐसा पीस बजाते थे, तो उसके बाद जब वो ओके हो जाता था, तो उनका होता था, मुझे बताते हुए कि आपके दादाजी का डिसाइपल हूँ। देखिए, उन्होंने क्लासिकल सीखा था, ये बहुत मैटर करता है। और आप उस चीज को बेखूबी समझते हैं कि जिस वक्त आप रूट्स में चीजों को सीखते हैं, तो फिर आपका नजरिया बदल जाता है। It becomes easy for you to communicate with your instrument. I think that is more important.
इंस्ट्रूमेंट की बात होती है और आपकी ऑर्केस्ट्रेशन की बात होती है, आई थिंक दिस इज द टाइम फॉर ऑल ऑफ अस टू लिसन टू यू ऑन संतूर। थोड़ा बहुत बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। प्लेइंग फॉर्मेट में कितना फर्क पड़ता है, ये हमारा सूफियाना सिस्टम है बजाने का। बहुत बढ़िया। अभी हम जैसे दिलबर लगियों की बात कर रहे थे, ये बशीर आरिफ साहब का लिखा हुआ है। दिलबर लगियों तार तरुण छुम लोल दरिया क्या कर लोल तबन करनम सु जानन मोरम क्या कर लोल तबन करनम सु जानन मोरम आरने Mas tawas nawas mandu sar dilbar lagiyo lash tas dawas nawas mandu sar यार स्वयं तो हार रटन क्या यार स्वयं तो हार रटन क्या चार करांगो बिना जीन बुहावस नावस बंदो सर दिलबर लगियो हसदावस नावस बंदो सर। क्या बात है, पूरा वो कश्मीरी रंग, और आपने बहुत खूबसूरती से इसको फिल्म म्यूजिक में इस्तेमाल किया जी। तो जब पंडित भजन सोपुरी साहब की बात करें तो उन्होंने बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए संतूर के साथ, और ख़ास तौर से जब संतूर की बात करें कुछ एडिशंस भी किए। तो चूंकि इस वक्त आपके पास संतूर है, क्या आप भी वो एडिशंस को फर्दर ले रहे हैं, और वो एडिशंस क्या है? देखिए, संतूर बहुत सारे आर्टिस्ट हमारे कंट्री के, उन्होंने हल्का सा भी कुछ चेंज किया तो उन्होंने साज का नाम बदल दिया। बिल्कुल। और पापा से एक बार किसी ने पूछा तो उन्होंने कहा, एक ये कश्मीर को रिप्रेजेंट करता है तो मुझे नया साज बनाने की जरूरत नहीं है इसको, लेकिन ट्रेडिशनल संतूर से ये संतूर एकदम डिफरेंट है। अगर आप साइज देखेंगे, पहले तो ये बड़ा है। बिल्कुल। हमारा सूफियाना संतूर 25 ब्रिज का होता है। बिल्कुल। 1.5 सप्तक का साज है, यानी अगर हम साज से बात करें तो यहाँ से शुरू करें तो सा रे गा मा पा धा नी सा रे गा मा पा, ये रेंज है।
हाँ, पंचम तक, 1.5 सप्तक का साज है। तो ये रेंज है, थोड़ा सा ब्रिजेस में गैप रहती है तो साइज बड़ा है, अदरवाइज यही सूफियाना संतूर का साइज है। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में हमारे 3 सप्तक तो मिनिमम रिक्वायर्ड है। तो नी सा रे गा मा पा धा नी सा 1 सप्तक, 2 सप्तक, 3 सप्तक। सो आपका लोअर ऑक्टेव भी आ गया, आपका मिडिल ऑक्टेव भी आ गया, हायर ऑक्टेव भी आ गया। क्योंकि बहुत सारी हमारे सूफियाना में जो लोअर ऑक्टेव है, यानी मंदर सप्तक जो हम कहते हैं, तो मंदर सप्तक नहीं है। अच्छा, कभी कभी कोई आर्टिस्ट एक नोट लगा भी लेते हैं तो वो गाते हैं, बजाते नहीं है क्योंकि साज में है नहीं। लेकिन मकामाज बेसिकली ऑपरेट इसी 1.5 सप्तक में सारे करते हैं। कोई हायर ऑक्टेव में ज़्यादा रहेगा, षडज पंचम के बीच में उसका ज़्यादा रहेगा, कोई मिडिल ऑक्टेव में पंचम षडज के बीच में ज़्यादा रहेगा, कोई षडज और पंचम के बीच में ज़्यादा रहेगा, लेकिन स्ट्रक्चर यही है। क्लासिकल में सस्टेन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वहाँ पे अगर आप देखेंगे हमारे नॉर्मल ब्रिज तो ऐसे होते हैं, जो ये जवारी वाली ब्रिज है, बिल्कुल ये मैंने इसमें ऐड किया था, ये वाला, ठीक है। तो साउंड एकदम डिफरेंट है, अगर आप देखेंगे एकदम डिफरेंट साउंड है ये, खासतौर पे जब हम लोअर ऑक्टेव का यहाँ पे काम करते हैं तो बहुत फर्क आता है। दूसरा, क्लासिकल में जब हम गाते हैं, सूफियाना में कट बोल है, क्लासिकल म्यूजिक में नहीं चलता। क्लासिकल है, अब गवैया क्या गाएगा, रे जितना भी सांस के हिसाब से लेना चाहें, ये तो खत्म हो गया। तो एक एक चीज क्लासिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसको हम सोपोरी बाज कहते हैं, तो ये संतूर सोपोरी बाज का संतूर है, पापा की शैली का संतूर है। यानी अगर मैंने गाया धे, अब जितना मुझे गाने के हिसाब से चाहिए होगा, तो सोपोरी बाज बेसिकली संतूर पे गाना है। यानी देना ये अलग है, ये वो है जो मैंने गाया, यानी देना ये अलग है। एक तरीका ये है मेरे पास, यानी किस तरीके से जो बोल है हमारे सिस्टम में, एक दा बोल है, एक रा बोल है, जो रबाब में भी वही है बेसिकली। हम जब ऐसे लेंगे तो दा है, ऊपर आएंगे उलट आएंगे तो रा है। यानी किस तरीके से बोलों को लेके, गायकी अंग को लेके, वोकल सिस्टम को, तंत्रकारी अंग को लेके कैसे हम आते हैं। उसके बाद जो स्ट्रक्चर में एडिशंस हुए, जैसे आप देख रहे हैं तुम्बा है तो सहपाया हट गया, तुम्बा आ गया। उसके बाद यहाँ चिकारी है, चिकारी बहुत इंपॉर्टेंट है क्लासिकल में इंस्ट्रूमेंट पे, उसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हमारे तरबे हैं इसमें, ताकि वो सिंपैथेटिक साउंड जो है वो आए। उसके बाद एक और चीज़ है जो हम मींड का काम कहते हैं, तो वो पापा ने ऐसा खूबसूरत बिल्ड किया कि कोई भी गाने की चीज़ ऐसी नहीं है जो संतूर पे रिक्रिएट नहीं की जा सकती। तो 2.5 सप्तक तो यहाँ मिलते हैं, तो 5.5 ऑक्टेव का रेंज है संतूर पे। क्या बात। तो ऐसी बहुत सारी चीजें। फिर उसके बाद ये तो
टेक्निकल साइड हो गया कि हम गमक कैसे लाएंगे, ग्लाइड्स कैसे क्रिएट हुआ, जमजमा कैसे आएगा, कृंतन का काम है मान लीजिए। ये सारा कृंतन के उसमें आता है। गमक का और भी वेरिएशंस हैं, मान लीजिए एक एक चीज को कैसे बिल्ड कर करके ये जो सोपोरी बाज का संतूर है, यानी सितार की अंग की चीजें आपको दिखेंगी, सरोद के अंग की चीजें इसमें दिखेंगी, और अपनी इसकी खूबसूरती तो है ही है। फिर गतें, बंदिशें, अलग अलग किस्म की गतें। तो अभी जो सोपोरी बाज जो है, तो जो संतूर है, इट्स अ कंप्लीट पैकेज ऑफ इंडियन क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट, जहाँ पे आपको हर एक चीज़, आप चाहे गायकी अंग है, हर एक अंग इसमें आप ला आपको सकते हैं। हर अंग मिलेगा और इसमें आपको सूफियाना अंग भी मिलेगा। सूफियाना अंग भी। तो कातिस डल उस एज अ ट्रिब्यूट है कि पन्निस वालिद सबर जो आपके उस्ताद भी हैं, तो उनको आप एज अ ट्रिब्यूट कर सकते हैं। एक हमारा पापा की ही कंपोजिशन है, इसमें आप हैंड मूवमेंट देखिएगा कैसे डिफरेंट आता है। तो सूफियाना इस तर्ज में ये आगे चलता है, लेकिन दारा यानी दारा, दिड़गा, धीर, ये जो बोल हैं हमारे क्लासिकल के, ये कैसे इसमें आते हैं। गत का एक रंग आपको दिखाता हूँ। जो आपकी कंपोजिशन है, हर राग में हर कंपोजिशन नहीं चलती। इसमें जब छंद का काम पापा से सीख रहा था, बहुत स्पेशल है सोपोरी बाज का, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि जरूरी नहीं है जो छंद से फॉर एग्जांपल राग मारवा में अच्छा लगेगा वो सोहनी में भी अच्छा लगेगा। सही बात है। ये दोनों बदलेंगे, तो वहाँ कौन सा होगा, यानी आपको एक टाइम पे अगर कोई एक राग बजा रहे हैं, आपको उसके इर्द गिर्द के राग भी पता होने चाहिए, छंदों का विस्तार पता होना चाहिए सोपोरी बाज में, क्योंकि यहाँ से लयकारी नहीं है, यहाँ छंदकारी भी है। और छंद शास्त्र तो फिर अलग ही शास्त्र है, बिल्कुल, वो तो पूरा अंडरस्टैंड करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, याद करना पड़ता है। सही बात है। तो गतों के अलग अलग वेरिएशंस हैं, किस तरीके से उसको, यहीं पे अगर कोई बंदिश में बजाऊं तो एकदम बदल जाएगा। अभी राग भीम है, इसी समय का राग है। हे नाद बेदन, हे नाद बेदन, अगुनी गुण आयो पाए दे। तो गत इंस्ट्रूमेंटल कंपोजिशन एकदम अलग तरीके से बजेगा, बंदिश वोकल कंपोजिशन एकदम अलग तरीके से बजेगा। और क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें फिर इसमें सूफियाना की मैं जोड़ता हूँ, हमारी पुरानी पारंपरिक कंपोजिशंस हैं, तराने हैं, वो भी गाता हूँ, तो वो सब अलग अलग ढंग से आते हैं। बहुत मतलब ये तो एक ऐसा समंदर है जहाँ जहाँ आपने डुबकी मार ली, उसके बाद इसका कोई अंग नहीं है। तो आप जितना आप हो सके आपसे उतना आप ले लो, उतना आप सीख लो। तो Abhay has been doing a lot of work as far as the promotion of Santoor, promotion of Kashmiri music is concerned. He has done a remarkable work as far as this landscape is concerned. Abhay, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया और संतूर के बारे में ख़ास तौर से एक स्कॉलरली पर्सपेक्टिव दिया। मुझे लगता है कि जितने भी लोग, जितने भी संतूर को सीखने वाले होंगे, जिनको इसके साथ एक अलग इंटरेस्ट होगा सीखने के लिए, आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ मास्टर क्लास फॉर देम। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।